टैंकों का राजा आने वाला है। हम आपको तफसील से समझाएंगे, आसान भाषा में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। टैंकों का राजा यानी T-14 अरमाटा टैंक। T-14 अरमाटा टैंक रूस का सबसे नया और आधुनिक टैंक है और इसे रूसी सेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले साल 20 अरमाटा टैंक रूस की सेना में शामिल किए गए थे। इसकी डिजाइन अब तक के किसी भी टैंक से काफी अलग है और इसे भविष्य के सबसे ताकतवर टैंक के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये टैंक 125 mm की स्मूथ बोर कैनन से लैस होती है जो 1 मिनट में 10 से 12 राउंड गोले दागने में सक्षम है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर और छोटे ड्रोन को भी मार गिरा सकता है। बड़ी खबर यह है कि रूस ने भारतीय जनरलों के सामने इस टैंक का प्रेजेंटेशन दिया है। अगर बात बन गई तो हो सकता है आने वाले समय में दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक T-14 अरमाटा LAC पर चीन के खिलाफ तैनात दिखे। दुनिया में एक से बढ़कर एक टैंक है, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है। यह है रूस का T-14 अरमाटा टैंक, अब तक का सबसे ताकतवर टैंक। यह दुनिया का सबसे मजबूत और आधुनिक टैंक T-14 अरमाटा। कहते हैं कि इस टैंक को अब तक मौजूद कोई भी एंटी टैंक एम्यूनिशन भेद नहीं सकता है। इसका आर्मर बहुत खास है। अरमाटा टैंक साल 2015 से रूस की विक्ट्री परेड की शान बना हुआ है। रूस का दावा है कि युद्ध के मैदान में दुनिया का ऐसा कोई टैंक नहीं जो अरमाटा का मुकाबला कर सके और ना ही किसी देश के पास ऐसी कोई एंटी टैंक तकनीक है जो इस टैंक के आर्मर को तबाह कर सके। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो क्रू है, आमतौर पर टैंक में जो ड्राइवर होता है वो यहाँ ये जो सबसे मजबूत आर्मर है उसके नीचे बैठता है, लेकिन टैंक कमांडर और गनर कपोला के नीचे, ये जो ऊंची जगह दिख रही है, कपोला के अंदर बैठते हैं। आमतौर पर टॉप अटैक मिसाइल्स के जरिए उस कपोला का ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन इस टैंक में टैंक कमांडर, गनर और ड्राइवर तीनों इस मजबूत आर्मर के अंदर हैं। फायरिंग इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। 125 मिलीमीटर की मुख्य तोप है और उसके अलावा जो कोएक्सियल मशीन गन्स हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। लेकिन सबसे खास बात बताया गया है कि इसका आर्मर, उसको किसी भी तरह तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी अरमाटा टैंक में टैंक क्रू को भी एक इंटरनल आर्मर कैप्सूल में सुरक्षित किया गया है। किसी भी टैंक को सबसे ज्यादा खतरा ठीक ऊपर से किए जाने वाले हमले यानी टॉप एंगल अटैक से होता है, लेकिन अरमाटा में क्रू को मजबूत कवच के नीचे छिपाकर इस हमले से बचाया जा सकता है। इस पर किसी भी तरह के एंटी टैंक हमले का असर नहीं होता है। रूसी सेना में 2025 तक 2300 टैंक शामिल किए जाने की योजना है। टैंकों के महामुकाबले में रूस अगर आज अमेरिका से आगे है तो इसमें T-14 अरमाटा टैंक का अहम योगदान है। रूसी सेना ने पिछले साल इनमें से लगभग 20 टैंक्स को शामिल किया है और कहा यह भी जाता है कि इनका सीरिया के युद्ध में इस्तेमाल किया गया, जहां एब्रम टैंक को, इस जो अमेरिका का सबसे अच्छा टैंक है, उसको इस टैंक के फायर ने बर्बाद किया, लेकिन इस टैंक के कवच पर कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय सेना मुख्य रूप से रूसी T-72 और T-90 टैंकों का इस्तेमाल करती है, इसलिए उसके लिए किसी नए रूसी टैंक के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का इंतजाम करना आसान होता है। भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा में जम्मू, पंजाब और राजस्थान के खुले मैदानों में लड़ाई का दारोमदार खास तौर पर टैंकों पर होता है। चीन के साथ मई 2020 से लद्दाख में चल रहे तनाव में भी टैंकों की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। इसलिए भारतीय सेना अपने टैंकों की ताकत को
लगातार बढ़ा रही है और अब भारतीय सेना का फोकस T-14 अरमाटा टैंक पर है। T-14 अरमाटा टैंक्स को अभी तक रूस ने किसी और देश को नहीं बेचा है, लेकिन यहाँ खबर यह है कि भारतीय जनरलों के लिए इस टैंक का एक प्रेजेंटेशन जरूर दिया गया है। भारत पहले भी रूस के टैंक्स इस्तेमाल करता रहा है। इस समय भी भारत का मेन बैटल टैंक T-90 रूसी तकनीक पर आधारित है, जिसे भारत में बनाया गया है। शायद भविष्य में भारतीय सेना इस अजेय टैंक का इस्तेमाल करे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। ड्रोन को कंफ्यूज करके तबाह करने वाले एंटी ड्रोन सिस्टम पर हमारी रिपोर्ट आपने देखी। अब हम आपको ड्रोन सबमरीन के बारे में दिखाएंगे। जी हां, ड्रोन सबमरीन। आमतौर पर कोई सबमरीन समंदर में 400 से 500 मीटर तक नीचे जाती है, लेकिन ड्रोन सबमरीन 11,000 मीटर तक नीचे जा सकती है। और रूस की इस ड्रोन सबमरीन ने ऐसा करके दिखाया है। ये ड्रोन सबमरीन समंदर में 11,000 मीटर से भी ज्यादा नीचे तक गई है। आपको याद होगा, पिछले वर्ष अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख से जुड़े विवाद को लेकर एक भयंकर युद्ध हुआ था। अक्टूबर से नवंबर के बीच 6 हफ्ते चले इस युद्ध में अजरबैजान की जीत हुई थी। अमेरिका समेत नाटो देश ये मान रहे थे कि इस युद्ध में आर्मेनिया जीतेगा। दरअसल आर्मेनिया के पास ज्यादा तोपें, टैंक और दूसरे भारी भरकम हथियार थे, लेकिन अजरबैजान के ड्रोन हमलों के आगे सब बेकार हो गए। फाइटर ड्रोन्स ने पारंपरिक युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध था। देखा जाए तो जमीन और हवा में होने वाले युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन समंदर में होने वाली जंग पर किसी का ध्यान नहीं गया। पिछले महीने चाइना ने अपनी सीक्रेट हथियार ड्रोन सबमरीन को समंदर में उतारकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। समंदर में ड्रोन वॉर के बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अब रशिया से चाइना को बड़ी चुनौती मिली है। मॉस्को में चल रहे इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 में रशिया ने अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल को प्रदर्शित किया। चीन की ड्रोन सबमरीन में समंदर में 10 मीटर तक जा सकती है, जबकि रशिया की ये UUV करीब 11,000 मीटर गहराई तक जा सकती है। भारतीय सेना भी इस WV की खासियत देखकर इसमें अपनी रुचि दिखा रही है। आखिर क्या खास है इस ड्रोन सबमरीन में, ये हम आपको अपनी एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने इस UUV को बनाने वाली कंपनी के चीफ डिजाइनर से भी बात की है। देखिए ड्रोन सबमरीन पर कृष्ण मोहन मिश्रा की ये रिपोर्ट, ध्यान से देखिएगा। जंग के मैदान में टैंक, सैनिक या किसी भी बख्तरबंद गाड़ियों पर भारी पड़ता है ड्रोन अटैक। दूर बैठा सैनिक अपने कीबोर्ड से जंग की पूरी सूरत ही बदल देता है। अभी तक जमीन और हवा में होने वाली जंग में फाइटर ड्रोन पासा पलट देते थे, लेकिन समंदर में होने वाले युद्ध में ड्रोन अटैक को लेकर कभी किसी ने सोचा नहीं था। मगर अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि पिछले महीने चीन ने अपनी पहली ड्रोन सबमरीन समंदर में उतारी। इसका काम है किसी दुश्मन सबमरीन की पहचान करना, उसका पीछा करना और आदेश मिलने पर हमला करना। ये सब बिना किसी सैनिक के हो जाएगा। चीन के अलावा कई दूसरे देश भी इस नए हथियार की तैयारी कर रहे हैं। इसमें फिलहाल रशिया सबसे आगे है। यह है रशिया की ड्रोन सबमरीन, जिसको उसने नाम दिया है वित्याज। ये एक ऑटोनोमस अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, जिसे अल्ट्रा डीप डाइविंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले कुछ समय में यह साफ हो गया कि अब लड़ाई के मैदान में ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये ड्रोन से भी आगे की चीज है। इसे आप ड्रोन सबमरीन कह सकते हैं। एक ऐसी सबमरीन जिसमें इंसान नहीं होगा और उस समंदर में बहुत नीचे जाकर काम कर सकती है।
वैसे तो इसका इस्तेमाल सर्वे, समुद्र के अंदर जो चीज़ें हैं, जो खनिज हैं, उनके सर्वे के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस काम में भी हो सकता है कि इसे बहुत लंबे समय तक समुद्र में बहुत गहराई तक छुपा कर रखा जाए और मौका मिलने पर ये दुश्मन के ऊपर हमला करे। आमतौर पर सबमरीन समंदर में 400 से 500 मीटर की गहराई तक जा सकती है और उससे ज्यादा नीचे जाने पर उसके टूटने का खतरा होता है। लेकिन वित्याज की खासियत यही है कि इसमें कोई इंसान नहीं रहता, इसलिए इसको सबसे मुश्किल हालातों में भी भेजा जा सकता है। चीन की ड्रोन सबमरीन के मुकाबले में रशिया की ड्रोन सबमरीन वित्याज ज्यादा खास है। चीन की ड्रोन सबमरीन करीब 10 मीटर की गहराई तक जा पाई, जबकि रशिया की वित्याज 11,000 मीटर की गहराई तक चली गई। हाल ही में इस ड्रोन सबमरीन वित्याज ने मरियाना ट्रेंच में इस गहराई को छुआ था। हमने इस AUUV को डिजाइन करने वाले चीफ डिजाइनर दिमित्री से बात की। दिमित्री, हु इज चीफ डिजाइनर रूबेन डिजाइन ब्यूरो, हु हैज डिजाइन्ड this drone submarine. Mr. Dimitri, tell me about specifications and capabilities of this submarine. Подводный аппарат «Витязь». This is Vityaz, autonomous unmanned underwater vehicle. Подчеркиваю, первый автономный необитаемый подводный аппарат, совершивший погружение в предельную точку по глубине Мирового океана. And I'd like to underline that this is the first autonomous unmanned underwater vehicle who dived into the deepest point of the Earth. Для чего, для каких целей используется этот аппарат? Морская подводная робототехника на текущем этапе своего развития основной задачей работы в толще воды, в толще Мирового океана, конечно, имеет обследование донной поверхности. How long it can remain at seabed? Какова продолжительность независимой автономной работы? Ну, данный параметр, он всегда зависит только от энергетической емкости той установки, от которой работает. It has to be brought out of the sea in every 24 hours after completing 24 hours. В сущности, каждые 24 часа его нужно поднимать на поверхность. Вы правы с одной особенностью, он сам поднимается на поверхность. Can this vehicle, autonomous vehicle, could be used for offensive purposes? Вы абсолютно правы, это и есть подводная лодка. It is kind of submarine. Отличие ее от традиционных подводных лодок, которые нам известны уже не первое столетие, в том, что функцию человеческого присутствия на борту ड्रोन सबमरीन युद्ध क्षेत्र में मोर्चे पर उतरेगी तो नौसेना के जवानों की जान जोखिम में डाले बगैर ही दुश्मन की सबमरीन पर हमला करना आसान हो जाएगा। इसका इस्तेमाल शांति काल में समंदर की गहराई में छुपा कर रखने और युद्ध के दौरान अचानक हमला करने में भी किया जा सकता है। समंदर में भविष्य में होने वाली जंग के लिए ड्रोन सबमरीन यही रोल निभाएंगी जो रोल जमीन पर होने वाली जंग में फाइटर ड्रोन्स निभाते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.